मैं अभी माननीय विधायक जी से कहना चाहता हूं, आप सरकार की अपने शरीर पर जो योजना लेने के लिए है उसके लिए आपको सब कुछ मिल रहा है और जनता के विकास के लिए नहीं मिल रहा है, तो आपके विकास के लिए आपके मन में जो मनसा है उसमें कहीं ना कहीं खोट है। हमारे यहाँ इस देश में एक विकृति थी कि युवा का रोजगार मतलब सरकारी नौकरी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कई योजनाओं से युवाओं को अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार देने का प्रयास किया है। यह अहंकार किसी का नहीं रहा है, रावण का भी नहीं रहा है, तो ये तो केजरीवाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अभी हमारी उपस्थिति बलिया जिले के सोहाव ब्लॉक अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित मंडल अध्यक्ष के साथ हुई है। आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे, आपको इस पद पर चयनित किया गया, उस पद पर चयनित होने से पहले आपके तरफ से पार्टी के लिए कौन सा योगदान किया गया। स्वागत है हमारे चैनल पे। आप अपना पहले परिचय बताइएगा और फिर मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। सबसे पहले धन्यवाद आपको। परिचय के तौर पे आपने मेरा दायित्व का परिचय कराया है मंडल अध्यक्ष के नाते। मेरा नाम प्रशांत कुमार राय है, उपनाम के तौर पे बंटी से मुझे लोग संबोधित करते हैं। संगठन में आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी गई है मंडल अध्यक्ष का। तो जो 26 में चुनाव होने वाले हैं, कहा जाता है कि यह आपके विधानसभा के लिए, जबकि 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा, पुष्कर जी, उसके लिए एक बेस तैयार करेगा, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। तो चुनाव के लिए ज़रा ये बताइए कि आप कैसे इस चुनाव को देखिएगा, कैसे संभालिएगा इस व्यवस्था को। देखिए, आपके दो प्रश्न थे। पहले प्रश्न आपने परिचय से पहले ही एक किया था कि आप मंडल अध्यक्ष से पहले किन दायित्वों पर हैं, और दूसरा आपका प्रश्न ये था जो आपने तत्काल में पूछा है। मैं दोनों प्रश्नों का जवाब देता हूं। पहले तो हमारे यहाँ, हमारे संगठन में पद नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। हमारे यहाँ दायित्व होता है। दायित्व और पद में अंतर है। पद संबोधन होने से ही एक अहंकार का भाव होता है और दायित्व एक जिम्मेदारी की भाव होती है। ये अंतर है। और मैं मंडल अध्यक्ष से पहले मैं संघ का स्वयंसेवक था, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, और प्रत्यक्ष तौर पे भाजपा में मुझे 2024 में सदस्यता अभियान के निमित्त लगाया गया। उसके बाद सम्मानित कार्यकर्ताओं और ऊपर के शीर्ष नेतृत्व द्वारा मुझे आदेशित किया गया कि आप मंडल अध्यक्ष के तौर पे काम करेंगे। मैंने किया। दूसरा प्रश्न था आपका कि पंचायत का चुनाव आने वाला है, त्रिस्तरीय पंचायत अगले साल होगा, उसकी क्या तैयारियां हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटा हमेशा समाज में काम करती है, और जो दल 24 घंटा 7 दिन समाज में रहता है उसको किसी विशेष अभियान के लिए, किसी विशेष चुनाव के लिए तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती। हमारा दल अगर परसों चुनाव होगा तो परसों हमारे कार्यकर्ता और हमारा नेतृत्व सक्षम है कि हम अपनी बात को जनता के पास ले जाकर, अपने काम को, अपनी नीतियों को, अपनी योजनाओं को जनता के पास बताकर चुनाव लड़ने और जीतने की मद्दा रखते हैं। फेफना विधानसभा के विधायक जी का एक आरोप है कि सरकार जो है हमको विधायक निधि के अतिरिक्त कुछ नहीं दे रही है। लगातार प्रस्ताव भिजवाए, सभी सड़कों का मैंने प्रस्ताव भिजवाया, मेरे पास इसके प्रमाण है, लेकिन हमारे किसी तरह का एक नया पैसा नहीं दिया गया। मैं जो भी काम कर रहा हूँ सब निधि से कर रहा हूँ। हम लोग इस क्षेत्र में जब समस्याओं को उठाते हैं तो गांव के लोग इन समस्याओं से हमको भी परिचित कराते हैं कि देखिए यहाँ पे सड़क नहीं है, यहाँ पे नाला नहीं है, यहाँ पे बिजली नहीं है। और जब विधायक जी से ये बात पूछी जाती है कि विधायक जी आप कर क्या रहे हैं, सड़कें क्यों नहीं बन रही हैं, तो उनका स्पष्ट कहना होता है कि सरकार जो है वो हमको विधायक निधि के अतिरिक्त कुछ नहीं देती है। जो भी हम प्रस्ताव करते हैं उस प्रस्ताव को हमारा जो है वो यह कह करके कर दिया जाता है कि आपके पास पैसे जो है उपलब्ध नहीं है। देखिए, आपके विधायक जी बहुत बड़े नेता हैं, और इतने बड़े नेता हैं कि किसी भी दल में और किसी भी चुनावी मौसम में जाकर दल बदल कर टिकट लेने का मादा रखते हैं। तो वो बहुत बड़े नेता हैं, उन पर टिप्पणी करना हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए ठीक नहीं है। लेकिन आपने जब कहा है तो मैं उनका यही जवाब दूंगा कि उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार उनके प्रस्तावों को वो नहीं करती है। मैं आपसे बता दूं कि सत्ता के खिलाफ ही इसी विधानसभा के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी 2012 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीत कर गए थे, और समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और सरकार योजना तो छोड़ दीजिए, उन पर गोली चलाने के लिए उतारू थी, इतनी कुंठित थी, इतनी उनके खिलाफ थी, इतने विरोध में थी।
और जब उनको निधि नहीं मिलता था फिर भी क्षेत्रीय जनता को संतुष्ट करने की उनके पास बहुत से पहल होते थे और वो अपनी पाई का हिसाब करने के लिए देने के लिए उस समय तैयार थे। और उसका रिजल्ट लिया कि 2017 में वो पुनः जीत कर भी आए सत्ता के खिलाफ ही। और उन्होंने ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिसमें अपने विधायक निधि से, उस समय एक और चीज़ तकनीकी चीज़ें मैं बता दूं कि उस समय विधायक निधि 1 करोड़ हुआ करती थी। आपको संज्ञान में होगा, आप लोग मीडिया से हैं, 1 करोड़ उस समय विधायक निधि होती थी। और मैं अभी माननीय विधायक जी से कहना चाहता हूं कि आपकी विधायक निधि 5 करोड़ है। ठीक है, आप ये भी कहेंगे कि उसमें से जीएसटी कटता है, तो जीएसटी कटने के बाद भी 3 करोड़ 80 लाख है। पूर्वांचल विकास निधि अलग से है। इतनी सारी ये सरकार की योजनाएं हैं और आप सरकार की अपने शरीर पर जो योजना लेने के लिए है उसके लिए आपको सब कुछ मिल रहा है और जनता के विकास के लिए नहीं मिल रहा है। तो आपके विकास के लिए आपके मन में जो मनसा है उसमें कहीं ना कहीं खोट है। न आपके पास विकास के लिए नियत है, न नीति है, न इरादा है, न वादा है। आप कभी विकास के नाम पर न कभी चुनाव लड़े, न विकास की बात किए, न विकास के दम पे चुनाव लड़ने की कभी आपके पास सामर्थ्य है, न जीत सकते हैं आप केवल जातीय गिरोह चलाते हैं। आप केवल चुनाव दर चुनाव पार्टियां बदलना और किसी भी परिस्थिति में टिकट लेकर चुनाव लड़ना ही आपका काम है और उसके सिवा आपका कोई काम नहीं है। इसलिए माननीय विधायक जी, आप इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाकर सरकार को कोसने के अलावा ये है कि आप जनता से माफ़ी मांगें और 2022 में जिन झूठे वादों के साथ इस फेफना विधानसभा में आपको चुन कर आए थे वो जाएं और माफ़ी मांगें। उन्होंने कहा सरकार नहीं है, पंचायत स्तर से लेकर और जिले स्तर तक और लोकसभा स्तर तक आप ही की सरकार है। लखनऊ में आपकी सरकार नहीं है, लेकिन विधायक आप हैं। आपके लगभग सभी वार्डों में जिला पंचायत सदस्य आपके हैं, लगभग ब्लॉक प्रमुख आपके हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष आपके हैं, जिला पंचायत सदस्य और सांसद आपके हैं। 50 प्रकार की कितनी प्रकार के लगभग जितनी सरकार की महत्वपूर्ण इकाइयां हैं वो सभी इकाइयों पे आपके लोग बैठे हुए हैं और फिर भी आपका ऐसा आरोप लगाना निश्चित रूप से आपके मनसा में कमी है। विकास निधि में और सरकार की योजनाओं में कमी नहीं है, आपकी मनसा में कमी है। लगभग 1 महीने तक ये कहा जाए कि करोड़ों लोगों को संभालना वास्तव में यह बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, जिसमें आपकी सरकार जो है, जिसमें आपकी पार्टी जो है वो 100 में 100, हमारे तरफ से तो 100 में 100 वो सफल है। लेकिन ये बताइए कि इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालने के लिए श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने तो बहुत कुछ किया, लेकिन जो विपक्ष है वो कह रहे हैं कि आप पूरे के पूरे फेल हैं। इस पे आपका क्या मत है? देखिए, विपक्ष कभी हमारा तारीफ कर ही नहीं सकता। हम विपक्ष से अपनी तारीफ की कभी उम्मीद भी नहीं करते। विपक्ष का काम ही है, वो हमारी प्रशंसा क्यों करेंगे? उनको तो हमारी आलोचना करके इन सारी चीज़ों को आप जनता को बरगलाना है। महाकुंभ की बात कर रहे हैं आप। 2019 में अर्धकुंभ लगा, अभी महाकुंभ है। 19 के अर्धकुंभ बीतते ही महाकुंभ की तैयारियां शुरू हो गई। हमारे यहाँ संगठन में एक चीज़ कही गई है, पूर्व योजना पूर्ण योजना। हम लोग विद्यार्थी परिषद करता थे, तो इस प्रकार के स्लोगन से हम इस प्रकार के ध्येय वाक्य से खुद को चलाते थे कि पूर्व योजना पूर्ण योजना, एडवांस प्लानिंग एंड डिटेल प्लानिंग। हम किसी भी चीज़ को करने से पहले ही योजना करना शुरू कर देते हैं। और माननीय महाराज जी और मोदी जी ने महाकुंभ को लेकर 2019 से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। जो प्रयाग में लगातार रह रहा है उनसे पूछिएगा, आपके नाते रिश्तेदार या कोई परिचित रह रहा होगा, तो प्रयाग में कितने काम हुए केवल कुंभ को देखते हुए। और ये महाकुंभ निश्चित तौर पे इतनी बड़ी गैदरिंग को संभालना, लगातार 1 महीने तक मशीनरी आप सरकार की लगी रही। एक छोटे मोटे नहीं कहेंगे, दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुआ। छोटा मोटा दुर्घटना कहना ठीक नहीं होगा। लगभग 40 हमारे श्रद्धालु दिवंगत हो गए, तो ये छोटी मोटी दुर्घटना नहीं है, लेकिन हमसे कहीं चूक हुई उसकी भरपाई भी हमने किया है। लेकिन हमने स्वच्छता का ख्याल रखा, हमने श्रद्धालुओं की पूरी व्यवस्था, उनको आवास व्यवस्था मिल जाए, उनको समय से स्नान हो जाए, उनको कहीं भोजन में कहीं किसी प्रकार की दिक्कत न हो। सरकार और बहुत से स्वयं सहायता समूहों ने वहाँ पर कितने प्रकार के काम किए हैं, कितनी व्यवस्थाएं की हैं। अगर आपको इसका तुलनात्मक अध्ययन करना है तो 2013 में जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हुआ करते थे और मेला प्रभारी के तौर पे उनको
उनके सबसे प्रिय मंत्री उनके चाचा श्री आजम खान चाचा हुआ करते थे। उस महाकुंभ से इस महाकुंभ की तुलना करेगा, अगर कोई श्रद्धालु दोनों महाकुंभ में अगर स्नान करने गए हों तो उनसे पूछिएगा कि व्यवस्थाओं में कितना का अंतर है। आपके सामने ऐसे कहा जाए कि अनुभवी लोग भी आएंगे, उन अनुभवी लोगों को आप कैसे संभाल पाइएगा? हमारे सामने अनुभवी लोग आएंगे, उनका अनुभव को हम आत्मसात करेंगे, उनके अनुभव से हम सीखेंगे। हमारे जो लोगों ने हमको इस दायित्व पर बैठाया है वो सभी अनुभवी लोग हैं। उन अनुभवी लोगों के साथ ही हमको चलना है। अनुभवी लोग अगर हमारे सामने हैं या हमारे साथ हैं तो ये हमारे लिए गर्व की बात है और मुझे सीखने की इस उम्र में बहुत ज़रूरत है। अगर उनसे मुझे कुछ सीखने को मिल जाए तो ये मेरा सौभाग्य होगा। हम उन अनुभवी लोगों से अनुभव लेकर कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। 2027 में फिर से विधानसभा का चुनाव, माननीय पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी जी फिर से आएंगे अपने विधानसभा में, आप लोग उसके लिए भी तैयारी कर रहे होंगे? मैंने आपके साक्षात्कार के पहले ही प्रश्न या दूसरे प्रश्न में ये कहा था कि हमारी पार्टी लगातार 24 घंटे, ये हमारी पार्टी ऐसा नहीं है कि हम लोग चुनावी पार्टी नहीं है। हम लोग समाजवादी पार्टी की तरह चुनाव के दौरान जनता के बीच में जाकर और गलत और यहाँ तक कहें कि ऐसा नैरेटिव नहीं चलाते हैं जिससे समाज को नुकसान हो और किसी पार्टी को फ़ायदा हो, और उसके तहत चुनाव जीतने का प्रयास नहीं करते। हम जनता के बीच 24 घंटा 7 दिन 365 दिन काम करते हैं। जनहित में हमेशा हमारा प्रयास रहता है, हमारे नेता का प्रयास रहता है, हमारा नेतृत्व हमेशा जनहित के लिए काम करता है। हमारी पार्टी, हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर, हमारी पार्टी कोई चुनावी वर्किंग पार्टी नहीं है। हम चुनाव जीतते हैं तो सिर्फ इसलिए जीतते हैं कि हमारे कार्यकर्ता, हमारा नेतृत्व हमेशा 365 दिन जन सेवा में, जन भागीदारी में अपने को न्यौछावर किया रहता है, पूर्ण रूप से समर्पित रहता है, तब जाकर हम चुनाव जीतते हैं। और 2027 चुनाव हमारे लिए बहुत आसान है। जिस प्रकार से स्थानीय विधायक जी की क्रियाकलाप है और जिस प्रकार से विपक्ष एक्सपोज हो रहा है पूरे देश में, तो 2027 का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव हमारे लिए नहीं है। हम बहुत आसानी से और बहुत सहज तरीके से हम लोग चुनाव 2027 में फेफना सहित पूरे बलिया के 7 सीटों सहित उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में 2017 के पुनरावृत्ति चुनाव जीतने जा रहे हैं हम लोग। एक प्रश्न अचानक हमारे मन में आ गया, आप युवा हैं और आपकी पार्टी युवाओं को कैसे अपने साथ जोड़ सकती है, जरा इसको बता दीजिए। आप पिछले संबोधन को प्रधानमंत्री जी के लाल किले पर संबोधन को सुने होंगे, तो उन्होंने कहा था कि हम अपनी पार्टी में लगभग 1 लाख नए युवाओं को राजनीतिक अवसर प्रदान करने वाले हैं। और हमारी पार्टी हमेशा युवा और अनुभव दोनों का तालमेल लेकर चलती है। हमारी पार्टी में देखेंगे तो कई युवा मुख्यमंत्री हैं, हमारे पार्टी में देखेंगे तो कई युवा विधायक हैं, हमारे पार्टी में कई युवा प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, कई युवा पार्टी के महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पे है। और हाँ, एक चीज़ और कह दूँ, अन्य पार्टियां भी युवा की बात करती होंगी, राजनीतिक भागीदारी की बातें करती होंगी, लेकिन उन सभी राजनीतिक पार्टियों के युवा किसी विशेष परिवार से, जिनकी राजनीतिक परिवार से ही आकर युवा की राजनीति करते होंगे। हमारे पार्टी में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल नेपोटिज्म नहीं है। हमारे यहाँ वो भी युवा निकल कर आ सकता है जो किसान का बेटा होगा, जो एक मध्य वर्ग का बेटा होगा, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होगा, वो साफ सुथरा छात्र राजनीति से आया होगा या क्षेत्रीय राजनीति से आया होगा। हर प्रकार के युवा को राजनीतिक में मौका हमारी पार्टी देती है और हमेशा देती है और आगे भी देगी। और अन्य क्षेत्र में आप युवा की बात कहें तो हमारे देश में लगभग 2014 के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी को, उन्होंने युवाओं को एक अलग प्रकार की अपील की। हमारे यहाँ इस देश में एक विकृति थी कि युवा का रोजगार मतलब सरकारी नौकरी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कई योजनाओं से युवाओं को अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार देने का प्रयास किया है और वो प्रयास बहुत हद तक सफल हुआ है। और इस पार्टी में युवाओं का भविष्य है और उसी युवाओं के दम पे भारत का भी भविष्य होगा। हम लोग भारत को पुनः परम वैभव पहुंचाने के लिए युवाओं का साथ लेकर हम सब भारत माता को पूरा परम वैभव पहुंचाएंगे। हाल फिलहाल में आपकी पार्टी ने दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव, ऐसे कहा जाए कि केजरीवाल जी जो यह कहते थे कि इस जन्म में मोदी जी आप हमको हरा नहीं पाइएगा, ऐसे ही उनका कुछ वाक्य था, लेकिन इस जन्म में ही आपकी पार्टी ने केजरीवाल जी को हरा दिया। उस पर आपका क्या मत? देखिए, केजरीवाल जी की अहंकार था तो उन्होंने इस प्रकार के संबोधन किया कि मोदी जी आप इस जन्म में नहीं हरा पाइएगा।
ऐसा संबोधन ठीक नहीं है। अहंकार किसी का नहीं रहा है, रावण का भी नहीं रहा है। तो ये तो केजरीवाल जी हैं। और हारने की जो बात कर रहे हैं आप, तो देखिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ये पूर्वज हमारे कहे हैं। तो केजरीवाल जी की भी झूठ की जो काठ की हांडी थी वो बार बार नहीं चढ़ेगी। और दिल्ली की सम्मानित जनता, मैं कहूं कि दिल्ली देश का एक ब्रेन है। देश के क्रीम क्रीम लोग निवास करते हैं दिल्ली में। तो केजरीवाल जी के मोह माया और जाल में और अनर्गल प्रलापों में एक बार फंस गए, 2 बार फंस गए, बार बार नहीं फंसते। आज यही स्थिति है कि दिल्ली विकास के मुख्य मार्ग से एकदम भटक गई थी। दिल्ली जो देश की राजधानी थी, दिल्ली को पूरे देश का एक आईना होना चाहिए था, चेहरा होना चाहिए था, शहर के रूप में दिल्ली पहचान होना चाहिए था देश का। वो पहचान विगत 10 वर्षों से उसकी घटी है। इसलिए केजरीवाल जी इस देश में एक प्रकार से धोखा थे। केजरीवाल जी ऐसे राजनेता थे कि हम कह सकते हैं कि राजनीति में एक अवसरवाद होता है, ये बहुत खतरनाक होता है। ऊपर से केजरीवाल जी थे। केजरीवाल जी राजनीति में कहना नहीं चाहिए, धूर्त शब्द हम लोग कहते हैं। ये संबोधन शायद उनके लिए ठीक नहीं है, लेकिन यही संबोधन उनके लिए उपयुक्त है। हम कह रहे हैं तो हमको असहज महसूस हो रहा है कि धूर्त सब कह रहे हैं, लेकिन राजनीतिक धूर्तता की पराकाष्ठा थे केजरीवाल जी। केजरीवाल जी हमेशा एक्सक्यूज देने में विश्वास करते थे। जब वो राजनीति में आए थे, हम लोग नए नए थे, हमारी उम्र उस समय 16-17 साल की थी, और हम लोग भी उस समय देखते थे तो लगता था कि केजरीवाल जी नई राजनीतिक क्रांति लाने वाले हैं। केजरीवाल जी अन्ना हजारे के आंदोलन से, मैं अन्ना का सिपाही से शुरू किए। वो एक टोपी पहनते थे, उनके देख रेख में बहुत से लोग, देश के युवा टोपी पहनने लगे, मैं अन्ना का सिपाही हूं। और बाद में अन्ना कौन है, केजरीवाल जी उस समय 2011 के जन लोकपाल, यानी सरकारी संस्थाओं पे एक लोकपाल, जो निगरानी के लिए लोकपाल नियुक्त होने की आंदोलन शुरू किए अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में। और उस समय वो टोपी पहनते थे कि मैं अन्ना का सिपाही हूं। और 2024 आते आते अन्ना का सिपाही वाला व्यक्ति अन्ना कौन है तक पहुंच गया। ये केजरीवाल जी की मानसिकता को दर्शाता है। केजरीवाल जी अंदर से, एक होता है कि व्यक्ति की चेहरा, मन, दिल, ब्रेन सब कुछ अलग अलग है। जो चेहरे पे इतनी मासूमियत लेकर आते हैं, हाँ जी जनता ऐसे, हमको तो काम करने नहीं देते जी, हमको ये नहीं करने देते, केंद्र सरकार हमको ये नहीं करने देते, एक्सक्यूज देने वाले मुख्यमंत्री रहे। 5 साल में वो कोई ऐसा मजबूत काम करके नहीं दिखाए जो देश के लिए मॉडल होगा। देश के सभी राज्य उस काम को अध्ययन में लाएं और अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। केजरीवाल जी ऐसा एक भी काम नहीं बता पाएंगे। मोहल्ला क्लिनिक काल्पनिक था, कहीं मोहल्ला क्लिनिक नहीं दिखा दिल्ली में। एक मॉडल स्कूल कहते थे कि हमने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा दी। अच्छी शिक्षा होती तो मनीष सिसोदिया जी का, केजरीवाल जी का, आतिशी जी के बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ते। नहीं था, छलावा था, मॉडल स्कूल छलावा था। उन्होंने कहा कि मैं फ्री पानी दूंगा। फ्री कितना दिए तो नहीं जान रहे हैं, लेकिन पानी की जगह पे अपने फ्री में कुछ कीचड़ जरूर दिए जो नलों से आती थी, पानी नहीं आता था। ये बताइए जरा कि दिल्ली में आप लोग मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़े, दिल्ली में आप लोग मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़े, तो आखिर मोदी जी के नाम पर आप कितना दिन लड़िएगा? अगर हमारे पास मोदी जी जैसा लोकप्रिय चेहरा है तो हम उस चेहरे को चुनावी लाभ, अगर साफ शब्दों में कहें तो चुनावी लाभ लेने में हम कंजूसी क्यों करें? हमें गर्व से है कि हमारे पास मोदी जी जैसा एक ऐसा चेहरा है जिस पर जनता वोट देना चाहती है, तो हम निश्चित रूप से मोदी जी के चेहरे पे हम वोट लेंगे। लेकिन मोदी जी के चेहरे पे वोट लेने के बाद ऐसा थोड़ा है कि हम मोदी जी उस जनता को भूल जाते हैं और उनके हाल पे छोड़ देते हैं। मोदी जी हमेशा उस जनता को देखते हैं। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो मोदी जी के नेतृत्व में जनहित में काम करेंगे, ऐसे एक मुख्यमंत्री मोदी जी और सिर्फ नेतृत्व तय करता है और मुख्यमंत्री बनते हैं। मोदी जी के चुनाव नेतृत्व में हमने 2017 का चुनाव लड़ा उत्तर प्रदेश में, उसके बाद हमारे महाराज जी मुख्यमंत्री बने। तो ऐसा तो है नहीं कि उसके बाद मोदी जी ने उत्तर प्रदेश की जनता को भूल गए। मोदी जी के नेतृत्व में हम इस बार मध्य प्रदेश का भी चुनाव लड़े हैं। मोदी जी के नेतृत्व में ही हम लोग महाराष्ट्र का चुनाव लड़े हैं। मोदी जी के नेतृत्व में हमने असम का चुनाव लड़ा। हम कई राज्यों में मोदी जी के नेतृत्व में लड़ते हैं। हमें गर्व है कि मोदी जी जैसा एक लोकप्रिय वैश्विक नेता है जो भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो हम उस चेहरे को राजनीति में या चुनाव में प्रयोग करने में कंजूसी नहीं करते। 2025 में बिहार में चुनाव होने वाला है, वहां भी आप मोदी जी के नाम पे लड़िएगा? वहां हम अपने अलायंस और वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। नेतृत्व
नीतीश कुमार जी उस चुनाव का नेतृत्व करेंगे और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ये तीनों मिलकर, हम तीनों के कार्यकर्ता मिलकर, हम सब मिलकर बिहार में अगली सरकार बनाएंगे। जो आपको जो जिम्मेवारी दी गई है उस जिम्मेवारी पे आप सफल होएं और आपका कार्यकाल जो है वह नई ऊंचाइयों को, नई बुलंदियों को छुए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी शुभकामनाएं हमारे काम आए। संध्या का बेला है, आपके जिह्वा पर माँ सरस्वती जी वास करें और हमारा कार्यकाल अच्छा हो। हमारा ही कार्यकाल नहीं, सभी सम्मानित कार्यकर्ता जो जिम्मेदारी में है सब अच्छे से काम करें। हम सबकी, हमारी सबकी प्रति यही शुभकामना है।